बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज सुप्रीम कोर्ट में एक डेवलपमेंट है, वो तो आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद आज कोई धमाका केस किस्म की समाअत होगी। हो सकता है कोई तौहीन अदालत का नोटिस, कोई कार्रवाई इनिशिएट हो जाए प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े मुनासिब से। उन्होंने कहा जी कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हिदायत जारी करे ना कोई टाइम लाइन, अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। यानी कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये जो रिमार्क्स हैं उससे तो ये लग रहा है कि रिक्वेस्ट की। ऑन दी अदर साइड जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई है पार्लियामेंट में। शहबाज साहब आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो गया जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। 180 वोट्स उनको पड़े हैं और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है जी कि ये फैसला इन 3 मेंबर जजेस के लिए है। हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा मानते ही नहीं है। ये जरा सुने, उसके बाद फिर आगे चलते। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को नहीं मानते जनाब स्पीकर। हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। लो जी, शहबाज शरीफ साहब डट गए। वो कहते हैं मुझे अगर घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनका मान नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये है वो खिलाफ वर्जी जो आज हो रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप इलेक्शंस करें, वो कहते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये भी सुनो। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। ये है वो आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। आज पार्लियामान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लियामान ने मुंतखब किया है बतौर वजीर आजम। अगर ये पार्लियामान एक फैसला करती है और वो काबीना को पाबंद करती है, मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत। तो आज अभी तक जो विनर के तौर पर अगर कोई सामने आया है तो वो हुकूमत सामने आई है, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो समाअत है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो समाअत चल रही थी वो डे टू डे बेसिस पे ही चल रही थी। बीच में ईद की छुट्टियां आई थी तो कुछ वक्फा आ गया था, और उससे पहले जो समाअत थी वो यही होता था कि आप समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी जाती है। तो हुकूमत ने कल अपना माइंड डिस्क्लोज किया। उन्होंने कहा जी कि आप जो मर्जी फैसला दे दें, हमने वो फैसला नहीं मानना है। हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते हैं, हम 4-3 के फैसले का एहतराम करते हैं। इलेक्शन इस तरह से होगे नहीं, पार्लियामेंट की मंशा है, पार्लियामेंट के ऊपर कोई धौंसतांदली नहीं चलेगी, एक लकीर खींच देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो जितनी भी बातें कल कही थी उसके जवाब में लगता यह था कि आज सुप्रीम कोर्ट शायद अपने आप को असर्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया शहबाज साहब ने, फिर तकरीर भी कर दी, दोबारा अपने वर्ड्स जो है उन्होंने रीइटरेट किए। और ख्वाजा आसिफ ने भी आज ये कहा है कि इमरान खान पीटीआई के लिए कुछ सहूलतकारी हो रही है और इनका कोई फैसला मंजूर नहीं करता। वक्त जो सहूलतकारी जो है पीटीआई की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, 4-3 के फैसले का एहतराम है। मैं जरा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की तस्दीक करना चाहता था कि आपने ये सीट नहीं छोड़नी किसी 3-2 के फैसले के ऊपर। लो जी, डटे हुए हैं इस वक्त, हुकूमत डट गई है जी, बिल्कुल डट गई है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, और उन्होंने कहा कि हम अपने वज़ीर आज़म को नायल भी नहीं होने देंगे, ये भी कहा गया है। बिलावल साहब ने भी कहा है, बाकियों ने भी ये बात की है। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड डेवलपमेंट आज की क्या? सेकंड डेवलपमेंट ये है कि वो मुज़ाकरात जिनके हवाले से बात हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट है कि आप कर लें, तो उन मुज़ाकरात में जी दोनों तरफ से पार्टीज़ बैठी हैं। इधर से हुकूमत से इसहाक डार साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, कुछ और लोग थे। उधर से फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे। और इत्तलात ये हैं कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुई हैं। कुछ फुटेजेस वगैरह भी हमने सुनो टीवी में आप लोगों को दिखाई हैं।
बड़ी कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही थी, स्माइल्स पास हो रही थी एक दूसरे को। और उसके बाद जो खबर है ज़राए की, जो थोड़ी देर पहले सुनो टीवी ने ब्रेक किया अपने बुलेटिन में भी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत सामने रखी गई हैं। वो क्या है? पहली तो ये अच्छा जी, पहली शर्त यह है कि रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, यानी कि आप कौमी असम्बली भी तहलील कर दें मई के अंदर ही, और बाकी दोनों सूबाई असम्बलियाँ बलोचिस्तान और सिंध की जो हैं वो भी तहलील करते हैं। दूसरी शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रखी है वो ये है कि 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए, यानी कि वो जो 90 रोज़ वाली बात है उसको किस तरह से हमने, इन्होंने कहा है कि बैरियर को क्रॉस करना है और आइन में तरमीम से अब एक ही रोज़ इंतखाबात हो सकते हैं। तो 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए, ये दूसरा मुतालबा पीटीआई। तीसरी शर्त, तीसरा मुतालबा क्या है? वो ये है कि आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े वापस लेने होंगे, यानी कि नाउ पीटीआई इज़ रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट के आप हमारे इस्तीफ़े वापस लें। ये शर्त है, ये मुतालबा है कि इस्तीफ़े वापस लें ताकि हम पार्लियामेंट में आके बैठें, ताकि आप आइनी तरमीम प्रेजेंट करें, ताकि हम उस आइनी तरमीम का हिस्सा बने और हम भी उसके हक़ में वोट दें। और जब हम उसके हक़ में वोट देंगे तो फिर मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो सकते हैं। और एक और शर्त ये कि रवां साल जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात कराए जाएँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत ज़राए से हम तक पहुँची हैं और अब ये मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो ख़त्म हो गया है। अब कल सुबह दोबारा मुज़ाकरात होंगे, दोपहर तकरीबन 3 बजे वो दूसरा दौर होगा। और इस हवाले से जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उनका भी वैसे तो मेरे पास शॉट है कि मुज़ाकरात की जो ये नशिस्त थी उसके बाद उन्होंने क्या कहा, शाह साहब ने क्या कहा, कुछ सुना देंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन। लेकिन सुनो टीवी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं यासिर हुसैन साहब। यासिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा बता दें कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं किस माहौल में हुए हैं और कोई पेशरफ्त हुई है या आगे कोई पेशरफ्त कल होने के चांसेस हैं कोई सेटलमेंट के? बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि पेशरफ यकीनन होगा, क्योंकि हुकूमती अरकान ने बाकायदा तहरीक इंसाफ को कल मुज़ाकरात की टेबल मेज़ पर बैठने से कबल उनसे तहरीरी ये जो शराइत हैं वो भी मांग लिए हैं। हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि कल बाकायदा तहरीक इंसाफ की जो ये 3 शराइत हैं जिनमें अभी आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया भी, इन तीनों शराइतों को बाकायदा तहरीरी तौर पर वो हुकूमती अरकान को देंगे। और साथ साथ आज का जो इजलास था वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। 5:34 पर पीटीआई के जो तीनों मुज़ाकराती कमेटी के अरकान थे, शहमूद कुरैशी की सरबराही में वो पहुंचे, सेनेट चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में वहां पर बैठे, फिर कमेटी रूम नंबर 2 में बाकायदा इजलास का आगाज हुआ। इजलास जो है उसके शुरू में ही फवाद चौधरी जी और साथ में इसहाक डार ये आपस में तंज़ो मज़ाक का सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा था, लेकिन इस दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी ने बाकायदा दुआ करवाई और दुआ के बाद बाकायदा मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ ने शहमूद कुरैशी ने बात करते हुए अपनी ये 3 शराइत पेश की हैं, जो कि तीनों शराइत जो है अभी आपने पेश भी की, लेकिन मैं दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ। रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बली यानी सिंध और बलोचिस्तान ये तहलील की जाए। दूसरी शर्त जो है 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए, जबकि तीसरी जो शर्त है वो भी एक तसलसल का ही हिस्सा है। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे और फिर जुलाई में इंतखाबात भी करवाए जाएं। आपको अगर याद हो एहतशाम साहब, हमने पहले भी ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन अब जरा शराइत में तब्दीली आ चुकी है। पहले जो शराइत थे इस्तीफे वापस लेने, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी शराइत तब्दील हो गई है। लेकिन एक शर्त अभी भी बरकरार है, वो असम्बली में वापस जाने के लिए है। लेकिन इस हवाले से मेरी फवाद चौधरी से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि वो असम्बली में वापस जाएंगे तो आइन में तरमीम की जाएगी, वही 90 डेज को समेटने के लिए ये किया जा रहा है। अब कल जो आज के मुज़ाकरात में बाकायदा इसहाक डार ने इनको कहा है कि आप एक तहरीरी हमें ये अपनी शराइत दे दें, और आज हम अपने जो हमारे साथ पीडीएम के दीगर जो अरकान मौजूद हैं ये भी अपनी पार्टी के सरबराहान से बात करेंगे और हम भी। ठीक है, मुझे ये बताएं यासिर कि ये तो पीटीआई की मैंने भी बता दिया, आपने भी उसको रीट्रेट कर दिया, चले अच्छी बात है। नून लीग की तरफ से कोई चीज़ सामने रखी गई हो इन मुज़ाकरात में, पीडीएम की गवर्नमेंट?
जी एहतशाम साहब, नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ इन तमाम शराइत को सुनने के बाद उन्होंने तहरीरी बाकायदा इनसे ये शराइत मांगी हैं और कल दोबारा जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, यकीनन इसमें जो पीडीएम के अरकान हैं यानी मुस्लिम लीग नून है, एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने भी अपने सरबराहान से ये शराइत जो पेश की गई हैं ये यकीनन उनसे डिस्कस की होंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ भी बाकायदा शाह महमूद कुरैशी भी, ठीक है, यानी कि उनका कोई मुतालबा सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ, बैरिस्टर गौहर खान है, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, जहांगीर जदून साहब हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब को सुन लें, उन्होंने डायलॉग्स के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं लंदन से, उनका एक स्टेटमेंट है, ये भी सुन लें। डायलॉग्स जो हुए उसमें उन्होंने इजाज़त मांगी है, डिमांड रखी है कि इसलियात ख़त्म की जाए। मुझे पता नहीं कि पीटीआई क्या डिमांड कर रही है। पीटीआई की डिमांड आपने पिछले 20 सालों से देखी है। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज की जो एक्सपेक्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट में शायद कुछ इस हवाले से हुकूमत को हेड ऑन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो अपना फ़ैसला जो है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इनफील्ड है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हुकूमत को आड़े हाथों ले। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आज तो बड़ा मतलब कि हुकूमत की फतेह है, आज तो जीत है, ये तो मानना पड़ेगा। आज की हद तक, आज की तारीख में उनकी जीत है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब जीत और हार इस वक्त किसी की नहीं है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट रूटीन में तो ऐसा करती है, क्योंकि ये एक नई पिटीशन जो आई थी काशिफ वाली, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पार्टीज को कहा था कि हम फोर्स तो नहीं कर रहे, आप लोग आपस में मिल बैठ लें, हमारा ऑर्डर तो इंटैक्ट है, लेकिन अगर आप किसी और डेट पे करते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं आपको किस हद तक अकोमोडेट कर लें। क्योंकि पहली भी डेट सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई थी और आगे 27 की डेट ही पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आल्दो पैसों का भी कहा था कि बाय दिस डेट आप वो पहला वाला ऑर्डर के मुताबिक भी देने थे, लेकिन आज शायद मुनासिब ना होता कि सुप्रीम कोर्ट हेड ऑन ले लेती। लेकिन ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर एक नहीं है बैरिस्टर साहब, कई सारे ऑर्डर है। पहला ऑर्डर हुआ था 1 मार्च को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और ऑर्डर इशू कर लिया था 4 अप्रैल को। उस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया 14 अप्रैल को। उसके बाद 19 अप्रैल को ऑर्डर इशू हुआ और 19 अप्रैल के हिसाब से आज के दिन का तयन हुआ था कि बाय दिस दिन होगा। तो हुकूमत ने मोर देन एक ऑर्डर की वायलेशन। सर बात तो ये है ना कि वायलेशन उन्होंने की है और वो तो अपनी वायलेशन जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम नहीं मानते, वो तो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, हम 3-2 को मानते ही नहीं है, ये तो 4-3 है, इस फैसले को नहीं मानेंगे और 10 दफ़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से कोई रिस्पांस नहीं है आज। सुप्रीम कोर्ट रिस्पांस करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट रिस्पांस करेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी एट स्टेक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेक के पूरे अवाम का जो एक राय और कानून की बालादस्ती है और हुकूमत का चलाना मुंतखब नुमाइंदों के जरिए है, ये सब कुछ एट स्टेक है। तो सुप्रीम कोर्ट जरूर मंतकी अंजाम को तक इस मैटर को पहुंचाएगी, लेकिन वजीर आजम को शायद ये हम ख्याली जरूर है कि वो जो कुछ पार्लियामेंट में ये ख्याल है कि इस पर कुछ नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट कभी रीड आउट नहीं करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है उनका ये राइट ये बिल्कुल गलत है। ये बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 शराइत सामने आई है, जिसमें एक शर्त यह है कि आइनी तरमीम की जाए, 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात कराने के लिए आइन में तरमीम की जाए, ये शर्त क्यों आपने रखी है? और फिर ये कहा कि जी हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं ताकि हम नेशनल असेंबली में जाएं और उस आइनी तरमीम का हिस्सा बने। ये आपने ज़राए को जरूर कोट किया होगा, कोई सदाकत हुई होगी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और मैंने सुना है तो इस वक्त वो 1 पॉइंट एजेंडा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात है कि इलेक्शन को कराया जाए और द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पे एग्री किया जाए और हुकूमत जो है वो असम्बली डिसॉल्व हो और हम आगे बढ़े और सारे सूबों में केयर टेकर सेटअप हो और इसी के लिए बढ़े। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो इंटैक्ट है, उसी के मुताबिक पहुंचे। तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है पीटीआई का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पे कोई कंसेंसस डेवलप हो और हम आगे जाएं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैटर पेंडिंग है, शायद उसकी सूरत में कोई जरूरी नहीं होगा सुप्रीम नहीं, लेकिन आईनी तरमीम की जरूरत क्या है? जब मतलब कि वाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या जरूरत है? देखिए वो जो डेट आर्टिकल 105 में है कि विद इन 90 डेज, उसकी तो है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह नहीं की। मैं नहीं समझता जाती तौर पे कि कोई ऐसी तरमीम की जरूरत है कि अगर वो तरमीम ना हो
तो फिर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। जी, यही मैं कह रहा हूं कि अगर आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी वो कानूनी हैसियत या वो वक़्त तो नहीं है। इसका मतलब है कि आईनी तरमीम ही चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए अगर 90 रोज गुजर चुके हैं। मतलब कि ये तो फिर ये अगर ये शर्त रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने कि आइन में तरमीम करें ताकि एक दिन इंतखाबात हो सके, तो फिर इसका मतलब यह है कि इन अ वे इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मान रही है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन फील्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शंस एक रोज में हो नहीं सकते अगर आईनी तरमीम नहीं होती। फिर तो आप ये कह रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो है पीटीआई की तरफ से न उसके तर्जुमान की तरफ से न जो टीम पीटीआई की शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और अली जफर साहब मौजूद थे, न उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि यही उनके मुतालिबात है। क्योंकि अगर ये मुतालिबात रखेंगे तो फिर तो मैटर ऑब्वियसली थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा, जो कि मंशा नहीं है पीटीआई का, नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ये मंशा है कि ये इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि 90 डेज में है ये इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, और अगर नहीं हो सकते सो द बेयरेस्ट मिनिमम डिविएशन हो। वो मीन्स कि अगर नहीं हो सकते तो चलो अभी जो 14 मई की डेट है तो जून में हो जाए, जुलाई मई के एंड में हो जाए। चलो तो मैं आपको जरा दिखा दूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज जब डायलॉग्स हुए हैं मुज़ाकरात के बाद नहीं है तो कोई चलें, लेकिन हमारे पास तो सर ज़राए से ही खबर आ रही है कि पीटीआई ने शर्त सामने रखी है और आप कह रहे हैं कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं भी यही सवाल है मेरा कि अगर ये शर्त अगर रखी गई है पीटीआई की तरफ से तो फिर इसका मतलब है पीटीआई ये समझती है कि अब आईनी तरमीम के बगैर और उनके असेंबलियों में जाए बगैर इलेक्शंस एक दिन में नहीं हो सकते क्योंकि 90 रोज़ गुजर चुके हैं। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, अगर ये शर्त रखी गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये रखी है नहीं रखी है ये पीटीआई वाले हमें कंफर्म करेंगे। हमारे पास तो ज़राए से ही खबर आ रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा है डायलॉग्स के हवाले से ज़रा सुन लें। डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और उसके लिए हमने आज अच्छे माहौल में बात की है और हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। उनकी तरफ से जो डिमांड होंगी वो हमारे सामने रखेंगे और हम देख लेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी और इसको रेसिप्रोकेट किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा है कि अगर नीयतें साफ़ हों तो हल निकल सकता है। सियासी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि सियासी मसलों का हल गुफ्तो शुनीद से निकल सकता है अगर नीयतें साफ़ हों। हम जिस जज्बे से बैठे हैं वो जज्बा ये है कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है और इन मुज़ाकरात को कोई ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। हम समझते हैं कि हम जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम हल तजवीज़ कर सकते हैं और आइन से मावरा कोई हल जो है वो मुमकिन नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जहांगीर जदून साहब से सवाल करेंगे। वेलकम बैक टू सवालनामा। जहांगीर जदून साहब ये फरमाइएगा कि आज जो कुछ हुआ वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है सुप्रीम कोर्ट की समाअत? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तवक्कुआत तो दो मुख्तलिफ पार्टी होती हैं, उनकी अपनी अपनी तवक्कुआत होती हैं। लेकिन देखें आपने और मैंने तो देखना है कि लीगली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईद की छुट्टियों से पहले यही कहा था कि आप आपस में मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे किस डेट पे 4 असम्बलियों और एक नेशनल असम्बली के इकट्ठे इलेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट डेट पे जब साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है एक ही दिन होने चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक तो मान चुकी है कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए 4 असम्बलियों के और एक नेशनल 5 के असम्बलियों के। अब इसमें देखें जब नेगोशिएशन चल रही हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंडोर्स किया है कि आप जो है प्रैक्टिकली कोई करके दिखाएंगे क्या कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों से पूछा है, उन्होंने कहा जी पहले असद कैसर साहब को आपको सारा पता है, फिर उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और चौधरी साहब हैं और अली जफ़र साहब हैं। तो अब तीनों बैठ के हैं, इस तरफ से भी वो 5 बंदे थे उनकी तरफ से भी हैं। अब हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अल्लाह करे कोई हल निकल आए। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल हुकूमत के ये रिमार्क्स थे, इन्होंने कहा कि सालसी कराना आपका काम नहीं है या आप सालसी वगैरह ना करवाएं, आप कानून और आइन के मुताबिक फैसले दें। ये हुकूमत कह रही थी ना
वज़ीर आज़म साहब भी इसलिए कह रहे सुप्रीम थे। कोर्ट ने कहा जी हमारी तरफ से देख इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि आप मिलके बिल्कुल यही दिया अब देखो जवाब, सुप्रीम लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में तवक्कुआत ये थी, क्योंकि और लतीफ़ खोसा जी, साहब जी। भी आए हुए थे, वो जो राउंड टेबल वगैरह हुआ है, लतीफ़ खोसा साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि जी ये नाअहल भी होंगे और इलेक्शंस भी होंगे। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हुकूमत ने जिस तरह से अपने आप को असर्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जिस तरह से कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के एक लकीर खींचने की ज़रूरत है और अब अपने वज़ीर आज़म को घर नहीं जाने देंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आज की कार्रवाई है आप लोगों के लिए काफ़ी काबिल इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी होगी ये समाअत फ़िलहाल, और कोई फ़ैसला ऐसा आपके ख़िलाफ़ भी नहीं आया। भाई साहब देखिए, बड़ा सिंपल इशू है। अगर मुल्क में जारी हिद्दत जो थी और जो तनाव था, अगर उसमें कमी आई है तो सभी लोग इसको रिलीफ फील कर रहे हैं। ये कोई दो मुतहारब कुव्वतें नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने जरूर हो गए थे, ऐसी सूरत हाल पैदा जरूर हो गई थी, लेकिन वो आपके लिए भी परेशानी का बायस थी, मेरे लिए भी परेशानी का बायस थी। उसमें आप भी साया ऑफ रिलीफ होगा आपको भी, मुझे भी साया ऑफ रिलीफ है। हाँ, बिलावल साहब ने जो बात कही थी लाइंस की, लाइंस तो वैसे ऑलरेडी ड्रॉन है, वो जरा मध्यम हो गई थी। हमें उन लाइंस को जरा वाजे करना चाहिए और उन लाइंस के अंदर रह के हर इदारे को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। यही एक बेहतरी का तरीका है। और हर इदारा, यकीनन पार्लिमान को भी अपने इख्तियारात का इशू था कि हमारे इख्तियारात को आस्ता आस्ता बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ये चीज़ कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करें तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है, अगर हम एग्जेक्टिव को अंडरमाइन करें तो बेहतर नहीं है, और पार्लियामान तो किसी सूरत अंडरमाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। इसको अंडरमाइन किसी और इदारे की तरफ से करें तो भी बर्बादी का दास्तान है। तो ये जो सूरत हाल बनी है उससे अल्लाह करेगा एक मुलाकातों की सूरत बनी, अब एजेंडा सेट हो गया, अब आगे बात बढ़ेगी। तो दोनों तरफ से हमें नरम रवैया रख के जो रैशनल बातें हैं, अकली दलील है, उसके साथ चलना चाहिए। जो बेस्ट वायबल ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए, रादर देन टू कि मैं जीतूं या वो जीते। अच्छा कायरे साहब, अभी तक हमारे पास जो ज़राए से खबर आ रही है ना, जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है आप लोगों के और अपोजिशन के माबैन, उसमें एक तो ये बात आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि मई के अंदर कौमी असम्बली और सिंध की और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, और उसके अलावा ये कि एक आइनी तरमीम की जाए ताकि मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो सकें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ ताकि उस आइनी तरमीम का हिस्सा PTI वाले भी बन सकें आके। कुछ आपके पास अगर इस हवाले से उनके वापस किए जाएं आप? जी 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 मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आज का एजेंडा क्या था। देखिए ना, इस वक्त कोई शराइत नहीं है, ना हमारी तरफ से शराइत है ना उनकी तरफ से शराइत है। शराइत के साथ तो डायलॉग ही नहीं होते। शराइत तो खान साहब पहले भी कह रहे थे कि डेट दें तो मैं बात करने को तैयार हूं, तो हम उस वक्त भी कहते थे कि शर्तों से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। अब भी ऐसा ही है, शराइत नहीं होंगी। हाँ, उनकी तजावीज़ है, हमारी तरफ से भी तजावीज़ दी गई होंगी यकीनन। अब फर्ज करें, तो वो ये कह रहे हैं, फर्ज करें इसी को देख लेते हैं कि जी मैं हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाए, मैं हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए तो 3 महीने का टाइम होगा, चले 2.5 महीने में जाके कहीं इलेक्शन हो जाएगा, 2 महीने में, 2.25 महीने में। अब अर्ज यह है कि बजट आ रहा है, इस वक्त IMF के साथ हम बड़े मुश्किल हालात में हैं। हमें चाइना के साथ, हमें सऊदी अरेबिया से, हमें बाकी दोस्त UAE से, दोस्त ममालिक से कुछ कमिटमेंट्स मिली हैं। उसको अगर हम मिच्योर नहीं करते और हम एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक और शिकार हो जाते हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, उनके साथ किसी का कैसा ताल्लुक बनता है, कितना ट्रस्ट लेवल बनता है उसका, कितने वो फैसले कर पाएगी, हम एक और पाकिस्तान को एक बड़े अजीब से इम्तिहान में नहीं डाल देंगे। तो इस बात को भी देखा जाएगा और देखना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर फर्ज करें जुलाई की बजाय यही मामला जुलाई में जाके गवर्नमेंट ख़त्म की जाए ताकि बजट पेश हो जाए, ताकि IMF से मुज़ाकरात ठीक हो जाए, तो 2 महीने में हम क्या कर लेंगे। बजट देना हमारे लिए, अदरवाइज शायद हमें तो सूट करे, क्योंकि बजट इस वक्त मुश्किल बजट है और हर अगले बजट के अंदर भी कोई हम बड़ा रिलीफ तो नहीं दे पाएंगे बज़ाहिर, जितने हालात ऐसे हैं। तो उसमें हमारे लिए तो अगले इलेक्शन में और मुश्किलात होंगी।
सो मेरा ख्याल है कि उनको भी सोचना चाहिए कि हम भी अगर अपना फर्दर कैपिटल जो है बचा कुचा उसको भी रिस्क पर डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल कैपिटल को, तो हमारे दोस्तों को भी इस पर सोचना होगा। मतलब कि जो हुकूमत का इस वक्त माइंडसेट है वो यही है कि जो अक्टूबर में आम इंतखाबात की डेट है। हमारा माइंडसेट नहीं जी, ये बिल्कुल ये मुनासिब लफ्ज नहीं है। अच्छा जी। हमारा माइंडसेट नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसकी वायबिलिटी देखनी चाहिए। अगर हमारी बात में लॉजिक है तो उसको तस्लीम करना चाहिए। नहीं लेकिन तो ऑपोजिशन को तो नहीं नजर आता ना लॉजिक। ऑपोजिशन को तो आपकी बात में ना वायबिलिटी नजर आती है ना लॉजिक नजर आता है। वो कहते हैं कि 90 रोज का वक्त था, उसमें इंतखाबात होने चाहिए। साहब वो तो 90 वाला तो गया ना, 90 रोज वाला गया, वो तो अदालत के फैसले के बावजूद गया। अब उसको एक तरफ रख के चलने की जरूरत है। अब अर्ज यह है कि पीटीआई अगर इस माइंडसेट है कि जी हम जो कह रहे हैं वही माना जाएगा, मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। अगर इससे होगा तो फिर तो डेडलॉक हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कायरा साहब, ये फरमाइएगा से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल सही। अब डेडलॉक नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सियासतदान आपस में बैठ के हल करें। अब सवाल ये है कि आप कहते हैं कि वायबल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस हों। पीटीआई वाले 90 रोज वाली बात करते हैं, मई की बात करते हैं। कोई बीच का रास्ता पॉसिबल है? सर वो तो जा चुके ना, लेकिन वो कहते हैं बेरिस मिनिमम डिले के साथ हो जाए। एक 14 मई की डेट भी तो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। वो भी गई ना जी, वो जब हम मुज़ाकरात के लिए बैठे थे 14 मई तो हम कह रहे हैं चले वो भी गई। सवाल ये है कायरा साहब कि अक्टूबर और 14 मई के बीच में कहीं पे कोई सेटलमेंट के इम्कानात हैं आप दोनों में? मैं तो कह रहा हूं कि होना चाहिए। इसी जज्बे के साथ गवर्नमेंट की टीम को भी बैठना चाहिए और पीटीआई की टीम को भी बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि वायबल क्या है। यानी क्या इस वक्त बजट इस गवर्नमेंट को देना चाहिए और थोड़ा सा जो इस वक्त हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बड़े बहरान का शिकार ना हो जाए, उससे निकलने की कुछ सूरत बन रही है या कम से कम कुछ सांस लेने के लिए कुछ टाइम मिल रहा है, तो क्या वो अचीव करना चाहिए या उसको रिस्क में डालते हुए हमें इस मुतालबे को पूरा करना चाहिए, ये देखने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तीफे वापस लेने का जो तजवीज़ है उनकी, आपके ख्याल में डूएबल है? ये हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल जी। मैं वकील नहीं हूँ, आप बैरिस्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब स्पीकर अपना फैसला कर चुका, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई कर चुका, वो सीटें खाली डिक्लेयर हो चुकी, अब मेरा ख्याल है स्पीकर भी अपना किया हुआ फैसला खुद अकेले विड्रॉ नहीं कर सकते। मेरा जाती राय है। लिहाजा अब शायद ये लीगली वायबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे उसकी लीगलिटी का पूरी तरह पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करने। जहांगीर जदून साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। ये फरमाइएगा कि उन्होंने कहा कि ये वायबल नहीं है कि ये इस्तीफे वापस हो सकें। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट फिर चाह ये रही है कि इस्तीफे भी वापस ना हो, पीटीआई वापस पार्लियामेंट में भी ना आए, पार्लियामेंट में सिर्फ जो लोग हैं वही रहे और इसी तरह ये पार्लियामेंट चले और ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत भी पूरी करे, बावजूद इसके कि पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो 90 रोज़ की मुद्दत थी वो भी गुजर चुकी है। तो वहाँ पे केयर टेकर सेटअप बेशक चलते रहे, यहाँ पे इस्तीफे वापस ना हो, पीटीआई भी पार्लियामेंट में ना हो, जो सिचुएशन है ये ऐसे ही चले। आपके ख्याल में लीगली चीज़ें इस तरह से आगे पॉसिबल है? केयर टेकर सेटअप्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है या वैलिडिटी है वो 90 रोज़ के बाद है और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी जा चुकी है पीटीआई की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जाए या इनको काम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट का मिसाल के तौर पे ये फैसला नहीं माना जाता 14 मई वाला। वो दूसरी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो कोई स्टे ऑर्डर दे देती है कि चीफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर सकते केपीके में और पंजाब में क्योंकि 90 रोज से ऊपर इनका मैंडेट नहीं था, तो फिर तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जनरेट हो जाएगा मजीद। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं अगर ये हो जाए तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है किस तरह क्रिएट हुआ और किसने किया है। सबसे पहली बात ये है कि अभी आप देखा है इमरान खान का इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने मुझे कहा था असेंबली डिसॉल्व कर दो। अब ये देखें ना, जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच जो था अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा था आप ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर दें और चीफ जस्टिस ने कहा हाँ ये क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए कि ये असम्बलियाँ जो है डिसॉल्व क्यों की हैं आपने।
आज देखें ना, पीटीआई वाले असेंबली के अंदर भी जाना चाहते हैं और वहाँ से कोर्टों से इन्होंने स्टे भी लिया, ये इलेक्शन ना हो, हमारे रिजाइन एक्सेप्ट नहीं की जाए, और ऑल ऑफ सडन ये कहते हैं हम असेंबली में नहीं जाना चाहते, ये जेली असेंबली है, हम इससे रिजाइन करते हैं। पॉलिटिकली लोगों को पॉलिटिकली थिंकिंग करनी चाहिए और मतलब यकदम ये ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कल उस पर आप पछतावा करें, कल आप जाके उसी पार्लियामेंट के अंदर फिर आप मिन्नतें तरले करें या हम वापस आना चाहते हैं। तो ये ऐसे डिसीजन जो होते हैं पॉलिटिकली, वो आपको फिर हाउंट करते रहते हैं, फिर उसके लिए आप अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अगर ये असेंबली आज डिसॉल्व ना होती तो आज क्या सूरत हाल होती? इनकी अपनी पुलिस होती, इनका अपना चीफ सेक्रेटरी होता, इनकी अपनी गवर्नमेंट होती। अगर इलेक्शन अक्टूबर में ही होने थे तो अक्टूबर में डिसॉल्व कर लेते, सारी असेंबली का इकट्ठा इलेक्शन हो जाता। और असेंबली आपको पता है असेंबली डिसोल्यूशन के अगेंस्ट भी एक पिटीशन उन्होंने डाल दिए कि जी असेंबली डिसॉल्व क्यों है जी, इनको रिस्टोर करें। अब ये तो एक ऐसा इन्होंने खिचड़ी से बना ली है। आपके हाथ में रेस्टोरेशन हो सकती है? नहीं तो ये जब पहला क्वेश्चन फ्रेम हुआ था इसी पे था ना कि जी असेंबली क्यों डिसॉल्व की गई, और अगर डिसॉल्व नहीं गलत की तो रिस्टोर हो जाती असेंबली, तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते। ये तो पीटीआई वाले खुद अपने लिए क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। ये आप ऑब्वियसली देखें, आप बिल्कुल देखें, आप सामने बिल्कुल एक इम्पार्शियल वो दे ओपिनियन, तो ये सारा क्राइसिस पीटीआई वालों ने खुद नहीं क्रिएट किया हुआ। असेंबली से यकमुश्त सारे उठे, हम आइंदा के बाद असेंबली में नहीं आते जी, तनख्वाहें ले रहे थे कि जी असेंबली के सेशन का बाइकआउट है। अगर ये बाइकआउट ना करते तो कल को इनका जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी इनकी कंसेंसस से अपॉइंट होती, कल को नैब का चेयरमैन इनकी कंसेंसस से अपॉइंट होता। तो ये तो अब खुद इन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम बनाए हैं, और ये प्रॉब्लम बना के फिर कहते हैं जी सोल्यूशन भी। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा। अब देखें 90 दिन वाला तो ऑब्वियसली आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ 90 दिन वाला टाइम तो खत्म हो गया है। अब 14 मई को भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि खत्म हो गया तो हो गया है, अब ऐसे ही जाने दो। मैं ये नहीं कहता कम से कम जदून साहब। नहीं वैसे इसका सोल्यूशन भी तो कोई है ना। देखिए हमने अब वैसे ही जाने दो का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप कहते हैं कि 90 रोज गुजर गए थे, आप चाहे 9 साल गुजर जाएं या वो 90 रोज 11 साल में तब्दील हुए थे जल ज़िया के दौर में, कोई ऐसी सूरत हाल से भी आपको कोई घबराहट नहीं होती, कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं आता? हम तो जमहूरियत के दाई हैं सर। हम तो कहते हैं कि 90 रोज अगर गुजर भी गए तो उसके करीब तरीन रह के इलेक्शन करा दो भाई, क्योंकि आइन का तकाजा है। हम तो कह रहे हैं कि 90 दिन क्यों गुजरे हैं भाई? ये पीटीआई वालों की वजह से गुजरे हैं। इन्होंने असेंबली क्यों डिसॉल्व की है? ये क्वेश्चन बनता या नहीं बनता? आप असेंबली का आपके सामने नहीं, आपके सामने आप ये कहते हैं कि 90 रोज क्यों गुजरे हैं? क्योंकि इन्होंने असेंबलियां तहलील की हैं। ना ये असेंबली तहलील करते, ना 90 रोज गुजरते, और ये सिचुएशन ना बनती कि 90 रोज में इलेक्शन कराना। आइन का 224 आर्टिकल कह रहे हैं कि कराएं। 90 दिन गुजर गए, ठीक है 90 दिन गुजर गए, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको इंडोर्स कर दिए। अगर 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो वो देखें ना, गौर साबरी में आपको आता है। वैसे आप लोग बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं इस हवाले से, आप सारे लोग कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन किया है। और आपको पता है जदून साहब के इंडोर्स करने में और कॉन्डोनेशन में क्या फर्क होता है? ये आप जानते हैं बड़े अच्छे से। ना अभी कंडोन हुआ है ना अभी इंडोर्स हुआ है। अभी देखना, अभी ये डेट ही नहीं फिक्स हुई कि इलेक्शन कब हो गया ना सर। कॉन्डोनेशन तो होगी ना, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक मुद्दत है, उसके अंदर वो नहीं हो सके। उन्होंने कहा यार कि आप इससे करीब तरीन करा लें, आप मेहरबानी करें, लेकिन कराएं सही। अब वो आप करीब तरीन नजर आ रहे हैं अभी आपको? ये मुझे बताएं आप। वो आप लोग होने ही नहीं दे रहे अब। नहीं, हम किस तरह नहीं होने दे रहे? हम लोग से क्या मुराद है? आप देखें दोनों, आप देखें ना, अगर ये जो कारत साहब ने बात की, आप ऑनेस्टली सोचें कि इसमें थोड़ा सा वजन है कि अगर बजट आता है जून में तो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है वो नेगोशिएट ही नहीं कर सकती। ये देखिए इसमें उन्होंने नहीं कहा कि माइंडसेट में, उनकी बात सारी सुन रहा था। इसमें ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, बट इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वजन है कि देखें केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, उसके कौन लोग आते हैं, किस तरह अपॉइंट होती है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, ये जो बजट की उन्होंने बात की है, आप लोगों को ये आर्गूमेंट समझ आता है बजट वाली? क्योंकि एक तरफ तो बजट की बात कायरा साहब ने की है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे। अच्छा, राना साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया हमें बुला ले, हम इन्हें बुला लेंगे। उन्होंने कहा जी अदलिया हमें बुला ले, हम इन्हें बुला लेंगे, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कहने वाले का नाम है राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर दाखिला। क्या बात है। ऐसी नहीं मरियम साहिबा कहती हैं हमारा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है। गौर साहब। बैरिस्टर साहब, बेसिकली आज का जो हुकूमत जो स्टेप ले रही, हर एक स्टेप मैं समझता हूँ गैर आईनी और गैर कानूनी है, और जितने स्टेप ये जा रही है अपनी मंजिल से दूर हटती जा रही है। ये जो लॉजिक लेके आ रहे हैं कि जी अब हमारा बजट आना है और बजट होना है, सर हम तो नहीं कह रहे हैं कि नेशनल असम्बली की इलेक्शन एक साथ कराओ, ये तो इनका ही मुतालबा है कि एक साथ इलेक्शन हो। बात तो सिंपल है। अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी नहीं आपने असम्बली कैसे डिसॉल्व कर ली। बैरिस्टर साहब आपको अच्छी तरह पता है, देखो हमारे
आईन में सिर्फ ये लिखा हुआ पार्लियामान की और असम्बली की मुद्दत 5 साल है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसॉल्व अर्लियर, और कोई रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं है कि किन हालात में आप असम्बली डिसॉल्व करें। अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है रिजोल्यूशंस के लिए, पार्लियामान, अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, यूके में एक दौर ऐसा था कि यूके में लिखा हुआ था फिक्स टर्म ऑफ पार्लियामेंट, 5 साल से पहले आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते थे। और वहां ये भी आज भी है कि वंस आप एमपी बन जाओ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, आप रिजाइन नहीं कर सकते। आपकी रिजिग्नेशन सिर्फ ये है कि अपने लिए जॉब ढूंढे और उस जॉब से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी सीट खाली हो जाएगी। अब असम्बली जिसकी मेजॉरिटी थी, परवेज इलाही साहब ने 186 वोट ले लिए, रिमेनिंग वोट्स तो इनके थे। अब जी असम्बली डिसॉल्व हुई। अच्छा सर, ये बताइएगा गौर साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि उसके अंदर कोई प्री रिक्विजिट्स या रिक्वायरमेंट्स उस तरह की लिखी नहीं हुई हैं आइन में। उन्होंने कर सकते थे, कर दिया। लेकिन ये जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया अभी कुछ दिन पहले, जिसमें अभी जिसका हवाला ये जदून साहब दे रहे थे कि जनरल बाजवा ने कहा कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो गवर्नमेंट गिरा दो, हमने गवर्नमेंट गिरा दी। ये क्या मुद्दा खान साहब ने, ये क्या मुद्दा? पीटीआई ने ये तो क्लिप गलत चलवाया गया था। वो बेसिकली खान साहब ने कहा, उन्होंने भी जिक्र किया था, ये जिक्र किया, लेकिन जिसके कहने से भी हुआ, जैसे भी हुआ, आदो उसके कहने से नहीं, उन्होंने कहा उसने भी जिक्र किया था। असम्बली जब डिसॉल्व हो जाए मिनिस्टर साहब, तो आईन कह रहा है कि आप 100 एक सेकंड ये पॉइंट जरा क्लियर कर लें, फिर डिसोल्यूशन की तरफ आते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज। आप क्या कह रहे हैं जदून साहब? नहीं, उन्होंने कहा था, बाजवा साहब ने कहा डिसॉल्व करें, उन्होंने का जिक्र नहीं कहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये मुझे बाजवा साहब ने एडवाइस दी थी कि आप असेंबली डिसॉल्व कर गवर्नमेंट गिरा दें, गवर्नमेंट गिरा दें। हाँ, गवर्नमेंट गिरा दें, बिल्कुल यही कहा है ना। अब देखिए, अगर इलेक्शन चाहते हैं गवर्नमेंट गिरा दें, हमने गवर्नमेंट गिरा दी। जी गौर साहब, ये क्या मुद्दा है? बाजवा साहब के कहने पे गवर्नमेंट गिराई। असम्बली डिसॉल्व हुई, इलेक्शन होने, क्या इनके एमपीए सुप्रीम कोर्ट आ गए? अभी बैरिस्टर साहब कहते हैं क्यों क्या इनके एमपीए असम्बली सुप्रीम कोर्ट आ गए कि इस असम्बली को रिस्टोर करवाओ? सर वो छोड़े ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब देना सर, ये मुझे समझ नहीं आई। जी सर, कि एक तरफ क्या कह तो रहे हैं? ये बाजवा साहब वाली बात जो खान साहब ने कही है कि उन्होंने कहा इलेक्शन चाहते हो जी, इसकी वो क्लिप दोबारा उन्होंने एक क्लिप को मिसकोट किया था, वो वर्डिंग को मिसकोट किया था, वो प्रॉपर चलवाई नहीं थी। उसमें खान ये नहीं कहा है कि मुझे उसने एडवाइस किया कि आप करें, उनके तो हालात ऐसे थे, वो क्या एडवाइस करता? वो कह रहे हैं जी हम जब चाह रहे थे कि इस इलेक्शन हो, तो ये बार बार कह रहे थे, हुकूमत भी कह रही थी, बाजवा ने भी ऐसा कहा है कि अगर आप दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो शॉर्ट सुना है, थोड़ी देर पहले वो सुना, उसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो गवर्नमेंट गिरा दो, हमने गवर्नमेंट गिरा दी। ये इमरान खान कह रहे हैं। देखिए, ये तो हुकूमत भी कह रही थी कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं और आपकी दो असम्बलियां हैं, तो हुकूमत का कहना, बाजवा साहब का कहना बड़ा डिफरेंट है ना, बताया ना बैरिस्टर साहब को। देखिए, जो जिससे भी हुआ, असम्बली डिसॉल्व हो गई, दो असम्बलियां डिसॉल्व। नहीं सर, ये नहीं ना, वो तो हो गई, उसके ऊपर तो हमने बहुत डिस्कशन किया है, लेकिन जैसे भी हुआ वाली बात नहीं है ना। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो कोर्ट के अंदर क्वेश्चन उठाया गया है कि आप पहले डिसोल्यूशन का, अभी ये देखो ना, खुद लेके आ गए पिटीशन की असेंबली रिस्टोर करें। अगर ये कहते हैं जी 90 डेज के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं रह सकती, तो फिर इन्होंने पहले जो है ये अभी पिटीशन लेके आ गए, ये असेंबली रिस्टोर करें। और फिर ये केपीके वाला मामला जो है बिल्कुल लादा हो गया है। चले मैं एक ब्रेक ले लूं पंजाब के अंदर सर, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके वापस आ। वेलकम बैक टू सवालनामा। गौर साहब, आप कुछ कह रहे थे, फरमाइएगा, वो जो नुक्ता डिस्कस हो रहा था। मैं ये कह रहा था बैरिस्टर साहब, बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अहकामात दिए हैं उसकी लाइट में तो नेगोशिएशन की तरफ हम बढ़े, और ये अहकामात है कि इलेक्शन हो। अब ये वाली जवाब लेके आना कि असम्बली कैसे तहलील हुई, किसकी वजह से तहलील हुई, सिंपल इशू है। अगर मुज़ाकरात में हुकूमत सिंसियर है और ये चाहते हैं कि टू ब्रिंग एन एंड टू दिस अनसर्टेनिटी, तो वो होना ये चाहिए कि आईन में यही है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम। चलें बहरहाल, अब ये सियासी मतलब कि लीगली आप कानूनी तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सियासी नौयत का है कि वो अगर जो कुछ भी हुआ है, तहलील होना है असेंबलियों का, वो कैसे हुआ है, क्योंकि सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी आप फरमा दें। मैं जो कायरा साहब जी,
बैरिस्टर साहब, मैं जो कह रहा हूँ कि खैरा साहब ने जो जवाब दे रहे हैं कि जी चूंकि हम इसलिए नहीं डिसॉल्व कर सकते, नहीं जा सकते कि हमने मुज़ाकरात करने और मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब हम बजट पास करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की वैसे एक लॉजिक है, अदरवाइज तो इलेक्शन तो होने प्रोविंस के, और पंजाब प्रोविंस के इलेक्शन के लिए बजट का तो कोई इशू नहीं है। ये बेशक वाला अपना बजट मंजूर करे, फेडरल हुकूमत मुस्तफ़ी करे। ये अब मुझे ये बता दें, आखिर में इस डिस्कशन को अब कंक्लूड करते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट जहां से आज मामला शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में समात, वहां पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कि हम कोई किसी किस्म की चीज़ जो है वो इन्फोर्स करना नहीं चाहते हैं, हम मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर समात का गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाना और अब मुज़ाकरात का दौर शुरू होना हुकूमत और अपोजिशन के माबैन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्का तौर पे क्या आएगा आपके ख्याल में? क्या करेंगे? तौहीन अदालत होगी, लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर की तरफ भी जाएगी। और वो लाजिम भी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इसका कोई ना कोई हल निकल आए। द रीजन बीइंग कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर एट स्टेक है, सुप्रीमेसी रूल ऑफ लॉ एट स्टेक है कि कैसे 13 करोड़ अवाम की असम्बली डिसॉल्व हुई है और वहाँ एक अनमुंतखब हुकूमत वहाँ बैठी हुई है और आइन ये तकाजा नहीं करता कि इलेक्शन डिले हो या ये कि वहाँ गैर मुंतखब हुकूमत हो। तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इसका हल निकालेगी। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक इस बात को लेके आएगी तो इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट पीछे हट कर कैसे कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ तो एक तरफ पार्लियामान करारदादे पास करते जाए और वो बैठ करके कह रहे हैं कि जी हम आपके ललकार। ठीक है जदून साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ले ही आई है, क्योंकि आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक भी ना लेकर आए, लेकिन अगर ले ही आई है तो इस हद तक आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कैसे पीछे जाएगी और कैसे कहेगी कि ठीक है अपनी मर्जी कर लें, नहीं कराने तो ना कराएं इंतखाबात? तो सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ जाएगी? नहीं, तौहीन अदालत देखे ना, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट स्टैंड शो करेगी। उस वजह है कि एक पर्सनल किसी शख्स का मामला नहीं है, ना ही कोई एक बंदा, कोई प्राइम मिनिस्टर या इवन सिंगल मिनिस्टर। इस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक जजमेंट दी हुई है मुस्तफ़ा एमपिक्स केस में, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 808 कि जी कैबिनेट जो है ना, कलेक्टिव विजडम, एक प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं होता। तो उसी रूह को देखें तो पहले तो वह कैबिनेट सारी ने उन्होंने कहा जी ये अप्रूवल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 बिलियन दे दें, उन्होंने कहा इस पार्लियामेंट को रेफर करें। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी आर्डर में खुद कहा है कि जो आप पैसे रिलीज करेंगे, एलोकेट करेंगे, इसकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल पार्लियामेंट देगी। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट किस तरह डायरेक्ट कर देती है कि आप पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दें सप्लीमेंट्री बजट की, क्योंकि बजट के अंदर तो एलोकेशन ही नहीं है, 21 बिलियन की एलोकेशन नहीं है। सर मैं कहता हूं कि लीगल आर्गुमेंट्स छोड़ देते हैं, अभी जो पुराने हो गए वो हमने बहुत बहस की है। मैं ये कह रहा हूं कि अब आगे क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? तौहीन अदालत होगी, वजीर आजम नायल होंगे, या पार्लियामेंट डट गई है, हुकूमत डट गई है, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर जाएगी? इसमें सुप्रीम कोर्ट को रास्ता ढूंढ लेगी और पार्लियामेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई कंटेम्प्ट इशू कर सकती है, ना ही पार्लियामेंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट हो सकती है। क्या रास्ता जी? ये इस तरह आप ये नेगोशिएशन हो रही है ना, कोई रास्ता निकल आएगा मेरे ख्याल। नेगोशिएशंस अगर कामयाब नहीं होती हैं, सियासतदानों का क्या पता सर, आज एक दूसरे के साथ बैठ गए, कल कोई पता नहीं लड़के निकल आए वहां से। अगर नेगोशिएशंस कामयाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ऑर्डर दे चुका है 14 मई वाला, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले सियासतदानों की मरहूने मिन्नत तो नहीं हो सकते ना? नहीं हो सकते ना सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट को उस क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं चाहिए। उसके वजह आप ये देखें ना, ये बंद गली आप देखें, पॉइंट इसके पढ़ गई ना सर, आपके ख्याल में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ गई, लेकिन ऑर्डर कर दिया, लेकिन कह दिया इलेक्शन कराओ, लेकिन उसकी डेट दे दी। अब क्या करेगी? ये वीकेंड जो है अच्छा गुजारे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता है। मैं और गौर साहब तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है कि हो सकता है इनका इंशाल्लाह कोई सोल्यूशन निकालेंगे। वैसे मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, ये बात आपकी मुझे बहुत ही पसंद आई है कि ये वीकेंड आप अच्छा गुजारें। वाकई वीकेंड अच्छा गुजारना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। हम सुप्रीम कोर्ट और सियासतदान और ये चीज़ें इतना कुछ हम कर रहे हैं, हमें अच्छा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है 22 करोड़ अवाम को। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बाहर निकलते हैं लोग हमसे पूछते हैं, ओ जी आप बताएं, आपके पास खबरें आती, वो कोई पता ही नहीं लगता सर। आप कभी उधर चले जाते हैं आप लोग, हम भी जाके क्योंकि बच्चों के साथ वीकेंड गुजारते हैं, सुकून करते हैं, चिल करते हैं। शाम साहब आप उन्होंने कहे जब इलेक्शन होंगे तो सारे जज साहबान भी वोट डालने के लिए आएंगे, आप ये बात उन्होंने कहना, इलेक्शन तो होंगे तो जी गौर साहब। 1.3 लोगों का जो लीडर है, 1.3 अरब लोगों का जो लीडर है राहुल गांधी,
अगर उसको एक आम आदमी की डिफेमेशन पे नाहली हो सकती है तो इस वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पे क्यों नहीं हो सकती? और ये क्या बात हुई कि पार्लियामान ने लकीर खींच ली? किस बात पे लकीर खींच लिया? इस बात पे लकीर खींच लिया कि आप ऐसी आईन की खिलाफ वर्जी तो कभी मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुआ करती, और फिर आप कहते हैं हम लकीर खींचते हैं। अच्छा, शहबाज साहब ने डायलॉग्स के हवाले से कुछ कहा है, अब क्योंकि अब हम सब की जो नजरें हैं ना जी वो मुज़ाकरात पर जा चुकी हैं। आपस में पहले इतना लड़े हैं सारे, अब मुज़ाकरात के लिए बैठ भी गए हैं और फिर बात उधर ही आके खत्म हो रही है कि जी सियासतदान मुज़ाकरात के। अब सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉलिटिशियंस हैविंग अ डायलॉग, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। अब बात, द बॉल इज इन देयर कोर्ट कि जी अब वो मुज़ाकरात में से क्या निकलेगा, इस पटारी में से क्या निकलेगा। तो शहबाज साहब क्या कह रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जरा आप दोनों को सुनवा। हमें कहा गया कि जनाब गुफ्तगू करें। जनाब स्पीकर कल फैसला किया कि सेनेट में बातचीत के लिए हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, हमने उसके लिए मशावरत की, लेकिन जनाब स्पीकर बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होंगे। उसके लिए अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। क्विकली 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कर दें, जरा कमेंट दे दें गौर साहब। अपना बैरिस्टर साहब सिर्फ एक लफ्ज आपको कह रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया है मोदी के दौर में, मोदी जबकि वजीर आला थे और कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने एक कोशिश कर ली थी, वहां से एक चेयरमैन नेब की तरह वहां वो बंदा नॉमिनेट करता था। मोदी ने हर मौके कोशिश की और आप गूगल करके आपको मिल जाएगा 40 करोड़ रुपए इंडियन उस पर खर्च हुए थे और 10 साल लग गए थे उनसे, वो मोदी ने उसको इजाजत नहीं दी कि वो चेयरमैन बने। उसने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा कि अगर आपने अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे अगेंस्ट मोदी तो आइंदा कभी सोमोटो ना लिया करें। मैं कहूंगा हर सूरत सुप्रीम आप भी सुप्रीम कोर्ट को यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को ये करे, मुज़ाकरात हो ना हो डायलॉग, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट इन्फोर्स इस ऑर्डर। और अगर वो इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है तो फिर पीटीआई का सेंटिमेंट भी यही होगा। बैरिस्टर साहब जरूर वो लेटर निकाल लीजिएगा जो मोदी के खिलाफ उस जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि अगर आप अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे और 10 साल आप उस चेयरमैन जैसा उनका ऑफिस, ठीक है जी, कि अगर ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब, जहांगीर जदून साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, और अब देखते हैं क्या बनता है। आप लोग भी अच्छा वीकेंड गुजारें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा मुल्क के लिए। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।